हेलो दोस्तों, समान अध्ययन केंद्र में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, इस चैनल पे हम जीके जीएस का मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम का जीके जीएस और 10th क्लास का आर्ट्स पेपर और 9th क्लास आर्ट्स पेपर देखेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में 10th क्लास का हिस्ट्री का क्या सिलेबस था ये देखा, और उसमें सबसे पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास के बारे में कुछ जानकारियाँ हासिल की। इस जानकारियों में शामिल था पुनर्जागरण, ये सम्राटवाद का, राष्ट्रवाद का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद अपना पैर कैसे फैला रहा है। तो इन सभी बातों को हमने देख लिया। तो अब हम राष्ट्रवाद की जो पहली सीढ़ी होती है, यानी राष्ट्रवाद जो सबसे पहले आगे बढ़ा, राष्ट्रवाद का जो विकास होना शुरू हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इस बातों पे आज हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं। तो राष्ट्रवाद का जो ये विकास होना शुरू हुआ, यानी पैर फैलाना शुरू किया राष्ट्रवाद, तो वो है फ्रांस में राष्ट्रवाद से। यह राष्ट्रवाद का पहला सीढ़ी बना। फ्रांस में राष्ट्रवाद का पहला सीढ़ी बना। तो फ्रांस में राष्ट्रवाद उसका परिणाम क्या हुआ? तो फ्रांस में राष्ट्रवाद का परिणाम हुआ कि वहाँ फ्रांस की क्रांति हुई। ठीक, फ्रांस में राष्ट्रवाद का परिणाम हुआ कि फ्रांस में राष्ट्रवाद की क्रांति हुई। अगर जो राष्ट्रवाद की भावना फ्रांस के लोगों के मन में नहीं जागृत होती तो वहाँ फ्रांस की क्रांति नहीं होती। तो आखिर फ्रांस की क्रांति का कारण क्या था? तो फ्रांस की क्रांति का कारण था बूर्बो राजवंश का लुई 16वां का निरंकुश शासन। ये तो फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा था, ठीक ना। फ्रांस की क्रांति के समय ये वहाँ का राजा था, लुई 16वां। यह बूर्बो राजवंश का था। तो क्या लुई 16वां के कारण ही क्रांति हुई? नहीं, लुई 16वां के इस कारण ही सिर्फ क्रांति नहीं हुई, बल्कि इस राजवंश में जितने भी लोग राजा हुए सभी के सभी निरंकुश थे और भोगविलासी थे, जिसके कारण जनता पे बहुत दिनों से बहुत तरह के करों का दबाव पड़ रहा था। लेकिन उस समय तक उनके मन में किसी प्रकार की कोई राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। तो वहाँ के दार्शनिक, वहाँ के जो लेखक थे, कविकार थे, ये कलाकार थे, चित्रकार थे, उन्होंने अपनी कला से जनता के मन में राष्ट्रवाद की भावना जन्म देने का काम किया। तो जनता के मन में राष्ट्रवाद की भावना को जन्म कराने का काम किया, जिसके फलस्वरूप 1789 में फ्रांस में राज्य की क्रांति हुई और इस समय बूर्बो राजवंश का लुई 16वां राजा था। तो लुई 16वां इसके निरंकुश शासन से, लुई 16वां क्या, बूर्बो राजवंश के एकाध राजाओं को छोड़कर, एकाध शासकों को छोड़कर जितने भी शासक हुए सभी के सभी निरंकुश ही थे। इसलिए जनता पूरी तरह से परेशान हो गई थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति का कारण तो हम देख लिए। वहाँ का राजा तो जो था वह निरंकुश था, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के में लोगों की मांग थी कि फ्रांस के रास्ते में राजतंत्र खत्म कर दिया जाए और प्रजातंत्र लागू कर दिया जाए।
फ्रांस के लोग चाहते थे फ्रांस में राजतंत्र ना रहे, अब क्या रहे, प्रजातंत्र रहे। तो सामूहिक पहचान बनाने के लिए, सामूहिक पहचान कहने का मतलब कि सभी जो उस समय फ्रांस टुकड़े टुकड़ों में बटा हुआ था, कहने का तो राजा तो लुई 16वां था ही, लेकिन वह क्या करता था, किसी भी व्यक्ति को, मतलब किसी व्यक्ति को क्या सामंत वह नियुक्त करता था। जो ये सामंत क्या होता है, तो राजा किसी व्यक्ति को कोई जमीन का टुकड़ा जब दे देता था और उसे उस क्षेत्र में मतलब अपने मनमाने ढंग से शासन चलाने का, कर वसूलने का पूरी छूट दे देता था, और सामंत उस किसान से, वहाँ के निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय लोगों से मनचाहे ढंग से कर वसूलता था और कुछ हिस्सा राजा को पहुँचा करके बाकी सभी हिस्सा अपने पास रख लेता था। तो इस तरह से फ्रांस में एक राजा राज नहीं कर रहा था, बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे सामंत राज कर रहे थे, और बहुत सारे उनके हर क्षेत्र में अलग अलग नियम थे। इसी से परेशान होकर के फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस की जनता चाहती थी कि फ्रांस का एक सामूहिक पहचान बने, और इसके लिए कुछ कदम भी उठाए गए फ्रांस की क्रांति के बाद। तो उसमें पहला था, प्रत्येक राज्य में एक से एक, मतलब कि एक एक स्टेट जनरल चुना जाए। हर एक राज्य, फ्रांस में जितने राज्य थे, फ्रांस देश में जितने राज्य थे, सभी राज्य से एक स्टेट जनरल चुना जाए। ठीक जैसे हमारे यहाँ सांसद होता है, उसी तरह से उस समय एक ये स्टेट जनरल था, वह एक संस्था की नाम थी। तो ये संस्था जो थी वह फ्रांस की क्रांति के बाद उसका नाम बदल दिया गया और उसका नाम रख दिया गया नेशनल असेंबली। ठीक ना, उसका नाम बदल के रख दिया गया नेशनल असेंबली। और इस नेशनल असेंबली में हर एक क्षेत्र से, हर एक राज्य से एक एक लोग चुने जाते थे, जिसमें मध्यम वर्गीय लोगों का और निम्न वर्गीय लोगों का पूर्ण सहयोग था, और कुलीन वर्गीय लोग और राजवंशीय परिवार का कोई भी सदस्य शामिल नहीं था। दोस्तों, जैसे कि अभी हम देखें कि फ्रांस का जो संसद था वह नेशनल असेंबली है। तो इस तरह के बहुत सारे मुख्य देश हैं जिसके संसद का नाम सभी अलग अलग है, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके लिए आप मतलब इसमें इसका जो एक नोट्स है बनकर तैयार है, और ये नोट्स आपको मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जा कर के ज़रूर पढ़ लीजिए। ठीक दोस्तों, मैं आपसे एक और अनुरोध करना चाहूँगी कि इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि वह जो है इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और मैं आपसे एक और अनुरोध करना चाहूँगी कि मेरी आने वाली जो भी वीडियो है उसमें जो मतलब कि उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। और दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि यह वीडियो बिना बीच में छोड़े पूर्ण रूप में देखें, पूरी तरह देखें। ये लेक्चर अगर जो आप बढ़िया से सुन लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, तो आपको नोट्स को याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और आप परीक्षा में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाएंगे। ठीक ना, तो चलिए, सामूहिक पहचान बनाने के लिए उठाए गए कदम में सबसे पहला कदम तो हमने देख लिया। दूसरा कदम क्या था? दूसरा कदम था कि फ्रांस को एक राष्ट्र बना के एक राष्ट्रभाषा उसमें घोषित कर दिया जाए। तो यानी
जो होता है क्षेत्रीय भाषा, उसे ख़त्म करके एक राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाए। तो ये राष्ट्रभाषा क्या था? तो ये राष्ट्रभाषा फ्रेंच को बनाया गया, ठीक ना। फ्रांस में एक राष्ट्रभाषा लागू किया गया, वह क्या था? तो वह फ्रेंच भाषा थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जाए, कि यानी एक कानून बनाया जाए जिसमें सभी को समान अधिकार हो, चाहे वह निम्न वर्गीय हो, उच्च वर्गीय हो, पुल्लिंग वर्गीय हो, सभी को समान अधिकार हो, ठीक। 4 नंबर में क्या था? तो 4 नंबर में था कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजा निरंकुश, मतलब कि राजा जो था वह सामंत को दे दिया था छोटे छोटे क्षेत्र। तो सामंत अपने ढंग से शासन करते थे, अपने ढंग से नियम बना लेते थे। तो जितने छोटे छोटे राज्य उतने अलग अलग तरह के नियम होते थे। तो इस बात को फ्रांस की जनता ने कहा कि इसे ख़त्म कर दिया जाए और आंतरिक आयात निर्यात यानी देश के अंदर किसी भी सामान का एक राज्य से दूसरे राज्य आना जाना हो रहा है तो उसी प्रकार का सीमा शुल्क ना लगे। यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में पहले घुसते थे तो राज्य में ही सीमा शुल्क ले लिया जाता था। तो उन्होंने कहा इस प्रकार का सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया जाए तथा भार यानी तौलने मापने का जो प्रक्रिया है सबको समान कर दिया जाए। उसके बाद जो है इतना में ही फ्रांस की क्रांति, मतलब कि फ्रांस की क्रांति का परिणाम तो फ्रांस में निकल गया और वहाँ पे राजतंत्र ख़त्म होकर प्रजातंत्र भी आ गया। स्टेट जनरल जो है, जो नेशनल असेंबली है, वो भी चुना गया। लेकिन उसके बाद भी कुछ कदम उठाए गए, जैसे राष्ट्रवाद की जो भावना है, ये तो पहली सीढ़ी राष्ट्रवाद अपनी चढ़ ली थी, लेकिन आगे की भी सीढ़ी चढ़ने की तैयारी में वह लग गया था। वह राष्ट्रवाद जो है अपनी सीढ़ी यहाँ से बनाना शुरू कर दिया, ठीक। तो इसमें सीढ़ी बनाना शुरू कर दिया तो क्या क्या है उस पॉइंट को हम देखते। तो उसने अपनी पहली से मतलब सीढ़ी बनाने का काम किस तरह से किया, इसे देखते हैं। तो फ्रांस में स्कूल कॉलेज के जो छात्र थे उन्होंने एक जैकोबिन क्लब का नाम की स्थापना कर दी। इसे ये जो जैकोबिन क्लब था, जो यहाँ पे फ्रांस के स्टूडेंट का था, फ्रांस के छात्र थे जो कॉलेज और स्कूल में पढ़ते थे, वह अपने मन में राष्ट्रवाद की भावना को मारना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्लब की स्थापना की ताकि वह अपने मन में राष्ट्रवाद की भावना को जीवित रख सके। इतना ही नहीं, फ्रांस की जो आर्मी थी नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में, फ्रांस को छोड़ करके फ्रांस के बाहर भी विदेश में भी राष्ट्रवादी भावना का विकास करवाने का काम किया, यानी जागृत करवाने का काम किया, ठीक। तो हमने देख लिया कि फ्रांस की आर्मी नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में वह गई क्या, विदेशों में भी राष्ट्रवाद की भावना को जीवित करने, जागृत करने। तो अब हम नेपोलियन बोनापार्ट को थोड़ा देखते हैं, ठीक ना। तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था एक समझिए सेना था। शुरुआत वह सेना से ही किया था। तो इसका जन्म कहाँ हुआ? इसका जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मैं कुछ जो लिपि होती है उसे इंग्लिश में बोलती हूँ तो मुझे ऐसे ही याद रहता है, इसलिए मैं ऐसे ही बोलती हूँ। आपको जिस तरह से याद रहता है आप उस तरह से बोलिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ कोई ट्रिक में बोलना है या वो जैसे याद कर रहा है वैसे बोलना है, वैसे नहीं। आपको जिस तरह से याद रहता है आप उस तरह से याद कीजिए। आप अपने कोई भी जो मतलब कि मुख्य तिथि है उससे भी जोड़कर आप सारे ईस्वी को याद कर सकते हैं, ठीक। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 ईस्वी में हुआ और यह एक महान सम्राट बना। यानी अभी तो यह फ्रांस की क्रांति के समय तक तो यह सेनापति था, लेकिन आगे चल के यह सम्राट बना और मात्र 24 साल की उम्र में वह मतलब कि
सेना का सेनापति बन गया था। ठीक, तो वह शासन तो कर रहा था। नेपोलियन बोनापार्ट जो है वह राष्ट्रवाद की भावना जो फैलाई, जागृत की सभी के रूप मन में, तो वह फ्रांस में एक तरह से शासन तो कर रहा था, लेकिन उसका शासन जो है 1789 में फ्रांस की क्रांति के बाद से उतना मतलब कुछ खास नहीं था। उसका जो खास करना शुरू हुआ वह 1799 से शुरू हो गया। ठीक ना, उसके मन में जो जो भावना थी वह उसे फैलाने लगा नेपोलियन बोनापार्ट। तो 1799 में उसने डायरेक्टरी शासन को समाप्त कर दिया। डायरेक्टरी शासन को यानी जो जनरल स्टेट जनरल वगैरह चुने जा रहे थे, और उस शासन का नाम डायरेक्टरी शासन रखा गया और इसे वह समाप्त कर दिया। ठीक, जैसा कि हम जान रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस के राजा रानी को मौत की सज़ा सुना दी गई, और फ्रांस में जो शासन हो रहा था वह प्रजातंत्र था। तो स्टेट जनरल चुने जा रहे थे और उसके मुख्य थे नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसने जब अपना पैर फैलाना शुरू किया 1799 में, तो उसने सबसे पहले प्रथम कौंसल बनाया और डायरेक्टरी शासन को समाप्त कर दिया। उसके बाद उसके 5 साल के बाद यानी 1804 ईस्वी में वह फ्रांस का सम्राट का बन बैठा। यानी कोई जनरल स्टेटस वाला नहीं, कोई ये आपका नेशनल असेंबली नहीं बनेगा, वह फ्रांस का सम्राट बन बैठा और नेपोलियन संहिता जैसे कानून बनाया। वो एक कानून संग्रहित किया, इसका नाम रखा गया नेपोलियन संहिता। नेपोलियन बोनापार्ट को बोना शासक भी कहा जाता है। ठीक, और उसका एक और कहना था कि मेरे पास असंभव नामक कोई शब्द नहीं है। ठीक, ये किस चीज़ को लेकर कहा नेपोलियन बोनापार्ट? तो नेपोलियन बोनापार्ट बहुत सारा युद्ध लड़ रहा था, तो मतलब कि फ्रांस के लिए बहुत सारे युद्ध को जीता। तो वह उस समय यह बात भी कहा कि मेरे पास असंभव नाम का कोई शब्द नहीं है। वह एक महत्वाकांक्षी शासक भी था। तो उसने जो जो युद्ध जीते वह उस युद्ध में शामिल था इटली और जर्मनी। ठीक, इन दोनों के कुछ भूभाग को उसने जीता। इटली और जर्मनी के भूभाग को भी जीतने के बाद वहाँ पे भी उसने फ्रांस के जैसा ही शासन किया। ऐसा नहीं कि उसको कष्ट दिया, नहीं, उसकी जनता को कष्ट दिया नहीं। उसको जीतने के बाद, उसके भूभाग को जीतने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ भी फ्रांस की जनता पे जैसा शासन कर रहा था वैसा ही शासन किया, और जनता वहाँ की नेपोलियन बोनापार्ट से बहुत खुश हुई। नेपोलियन बोनापार्ट जो था वह इटली और जर्मनी के कुछ भूभागों को जीता, लेकिन जीतने के बाद उसे ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि उसे एक संस्था में बदल दिया। ठीक, तो इटली में जो भाग जीता उसे ट्रांसपेडेन गणराज्य और सिलेलपाइन गणराज्य में स्थापित कर दिया, और जर्मनी में 39 जीता हुआ राज्य था। 39 जीता हुआ राज्य के भूभाग को उसने राइन संघ में स्थापित कर दिया। ठीक, किस संघ में? राइन संघ में। जब यह एक राज्य के रूप में स्थापित हो गया, एक संस्थान के रूप में इसे स्थापित किया, तो वहाँ की जनता को यह लगा कि नहीं, वहाँ उस समय जर्मनी और इटली को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया था। ये छोटे छोटे टुकड़े क्या थे? तो ये छोटे छोटे टुकड़े थे कि जर्मनी और फ्रांस को, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया कि एक रोटी का टुकड़ा, मतलब एक रोटी होता है, उसे टुकड़ा टुकड़ा में बांट देना ही, उसी तरह से जर्मनी और इटली को बांट दिया गया था। भौगोलिक स्थिति में वह एक देश नहीं था, बल्कि एक छोटा छोटा राज्य था, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट जब ये आया और उसमें कुछ भाग को जीता और उसे एक संस्थान के रूप में बदल दिया। एक संस्थान, 4 संस्थान नहीं, एक संस्थान के रूप में बदला,
तो वहाँ की जनता के मन में ये भावना जागृत हुई कि नहीं, हमें भी इटली और जर्मनी का, इटली के लोगों में इटली के एकीकरण और जर्मनी के लोगों में जर्मनी के एकीकरण की भावना जागृत हो गई। ठीक। लेकिन जब किसी का उत्थान होता है तो उसका पतन भी होता है, उत्थान पतन सबका लगा है। तो 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट पराजित हो गया। ठीक। 1815 ईस्वी के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट पराजित हो गया और एक सम्मेलन बुलाया गया, वियना सम्मेलन। इसे वियना संधि के भी नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हम पूरी तरह से विस्तार से चर्चा अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्यों उसे एक अलग पॉइंट में ही पढ़ना है। तो ये वियना कांग्रेस जो था, इसमें नेपोलियन को पूरी तरह से मतलब कि जो होता है उसे तोड़ के रख दिया। वह उसकी मृत्यु तो 1821 में हुई, 15 अगस्त 1821 में हुई। लेकिन उसकी जो होता है कि अंतरात्मा से मर जाना, एक जिंदा लाश बन के रखना, वह 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक। तो नेपोलियन बोनापार्ट 1815 ईस्वी में जब हार गया वाटरलू का युद्ध और वियना कांग्रेस बुलाया गया, तो उसके बाद फ्रांस का सम्राट कौन बना? तो उसके बाद फ्रांस का सम्राट बूर्बो राजवंश का ही लुई 18वां गद्दी पे बैठ गया। और लुई 18वां जो था, वह अपने पूर्वजों के जैसा निरंकुश शासक नहीं था। वह अपने पूर्वजों को देख लिया था कि उसने निरंकुश शासन किया, तो यहाँ की जनता ने क्रांति छेड़ दी। इसलिए वह एक अच्छा राजा बन करके, एक अच्छा शासक बन करके शासन करने लगा। दोस्तों, यहाँ तक तो हमने देख लिया, लेकिन अब है बात इसी राष्ट्रवाद में एक और पॉइंट है, उदारवाद। ठीक। उदारवाद क्या है? तो दोस्तों, ऊपर हमने देखा कि 18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में किस तरह से राष्ट्रवाद अपना पांव फैला रहा है। तो 18वीं शताब्दी में फ्रांस की क्रांति हुई, और फ्रांस की क्रांति होने के बाद लोगों के मन में जागृत हुई राष्ट्रवाद की भावना, जो कि फ्रांस की क्रांति थी वह 18वीं शताब्दी में थी। और 19वीं शताब्दी में इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण हुआ। ये भी वहाँ की जनता के मन में राष्ट्रवाद की भावना जब जागृत हुई, तब यह संभव हो सका, ऐसे संभव नहीं हो पाता। तो अब हम उदारवादी राष्ट्रवाद को देखेंगे। उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है? तो उदारवादी राष्ट्रवाद का उदारवादी जो है शब्द उदारवाद, ये लातीन भाषा का मूल शब्द लीबर से बना है। ठीक। लातीन भाषा का मूल शब्द लीबर से बना है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। और उदारवाद जो है वह बदलाव और विकास को प्राथमिकता देती है। ठीक। मतलब तेज़ी से जो मतलब कि वह उदारवाद जो है वह क्षेत्र अपने देश जिस मतलब कि उस समय तक एक और राष्ट्रवाद सामने आ गया था, उदारवादी राष्ट्रवाद, जिसका कहना था कि हम मतलब कि जो शासन प्रणाली चल रही है उसमें बदलाव और विकास होते रहना चाहिए। यही उदारवाद राष्ट्रवाद था। और इस उदारवाद राष्ट्रवाद में नारीवाद जो है, स्त्री का भी आया। ठीक। नारीवाद भी आया। तो ये नारीवाद क्या है? तो नारीवाद है कि ये जो पुरुष का जो कि सामाजिक राजनीतिक मतलब कि पुरुष के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता के आधार पर महिलाओं के अधिकार और हितों का बोध नारीवाद कहलाता है। यानी अब एक चीज़ जान लीजिए कि हर एक क्षेत्र पैतृक मतलब कि पुरुष प्रधान ही होता है। तो उदारवाद राष्ट्रवाद जब आया तो वहाँ की जनता ने भी अपने अधिकार के लिए एक आवाज़ उठाई, जिसे नारीवाद कहते हैं। और नारीवाद का विकास उदारवाद में ही हुआ। उदारवाद जब राष्ट्रवाद का जन्म लिया तो नारीवाद राष्ट्रवाद का भी जन्म लिया। और उसने कहा कि जिस तरह से समानता मिलती है पुरुषों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में, उस तरह से महिलाओं को भी समानता अधिकार मिलना चाहिए। ठीक। और एक और पॉइंट है, वह है
एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण वाले विचारों को समूह को इंगित करने वाला विचारधारा। तो ये उदारवाद मतलब कि नारीवाद में आता है कि नारीवाद में क्या है कि नारीवाद एक खास प्रकार की सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण को इंगित यानी सूचित दिखाने वाला एक विचारधारा था नारीवाद, ठीक ना। तो दोस्तों आज का ये जो मतलब कि ये पॉइंट था, इसमें हमने राष्ट्रवाद के सारे पॉइंट को देख लिए, क्योंकि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि राष्ट्रवाद में 6 पॉइंट पढ़ने था। एक राष्ट्रवाद की अवधारणा, दूसरा फ्रांस में राष्ट्रवाद, तीसरा नेपोलियन बोनापार्ट, चौथा था आपका ये 18वीं शताब्दी और 18वीं और 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद कैसे अपना पाँव फैला रहा था। पाँचवा था आपका ये उदारवाद, मतलब उदारवाद राष्ट्रवाद, और ये सभी पॉइंट को, और छठा था राष्ट्रवाद का प्रभाव। ठीक, तो हमने अभी तक उदारवाद 5 पॉइंट को देख लिया। अब एक मतलब उदारवाद का राष्ट्रवाद का प्रभाव। तो राष्ट्रवाद का प्रभाव क्या निकल के सामने आया, तो वह आपने देखा कि राष्ट्रवाद के प्रभाव के कारण हम ये जो है मतलब कि यूरोप में जो भी देश थे वह छोटे छोटे टुकड़े में जो बटे हुए थे वह सभी एक होने के लिए, एकत्रित होने के लिए सभी जोर लगाने लगे, प्रयास करने लगे। ये था राष्ट्रवाद का प्रभाव। ठीक, ये राष्ट्रवाद का प्रभाव था, और इस राष्ट्रवाद के प्रभाव को विस्तृत रूप से जानने के लिए हमें आगे देखना होगा। बस इतना ही समझ के हम राष्ट्रवाद के प्रभाव का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। इस राष्ट्रवाद के प्रभाव को निष्कर्ष निकालने के लिए हमें आगे पूरा पढ़ना होगा, इसलिए यह पॉइंट आगे डील करेंगे, अभी डील नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगी कि एक बार इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला सारा वीडियो आपको मतलब कि उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों में आप इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको PDF से पढ़ाया था, जो कि मुझे ऐसा लगा कि वह सिर्फ ऑडियो आपके काम का था, वीडियो नहीं, क्योंकि बुक से उतना पॉइंट निकल नहीं रहा था। अब बुक से मैं पढ़ा भी नहीं रही थी, ऐसे ही बुक था। फिर मैंने उसमें एक संशोधन किया, और ये पॉइंट बाय पॉइंट जो मैं डील करती उसे मैंने नोट करके आपके सामने रखा, और इसे आप इस वीडियो से इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव। और अगर जो हमने जो आपको समझाया इसे आप शब्दों के रूप में ढालने के में पूर्ण रूप में सक्षम है, तो आपको नोट्स रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप इसे आराम से नोट्स को याद कर सकते हैं, या हम जो नोट्स देंगे उसे भी आप याद कर सकते हैं अच्छी तरह से, अगर जो आपने आज का वीडियो अच्छी तरह से सुना होगा तो। इसलिए दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।